नमस्कार दोस्तों। आज एक काफ़ी अंतराल के बाद मैं आपके साथ कुछ अपनी कविताएं साझा कर रहा हूं। मेरे संकलन पिरामिड में हमसे कुछ कविताएं मैं आपको सुना रहा हूं। पहली कविता है अपने रंगमंच पर। देश के रंगमंच पर विदूषकों का बोलबाला है। उनकी दसों उंगलियों उनकी दसों उंगलियां घी में हैं। खलनायक के कैद खाने में कैद है नायक। जनता खुली जेल की कैदी बन चुकी है। हिदायतें मौन इशारों में आती हैं। सावधान, मुंह खोलना मना है। कष्ट सहने की अपनी क्षमताओं को विकसित करिए। चलिए नाक की सीध में, इधर उधर देखना सख्त मना है। तुम्हें क्या लेना देना है राजनीति से। दो वक्त की रोटी खाओ और जुते रहो। विदूषक दोहराते हैं संवाद खलनायक के सारे पर। नैसर्गिक न्याय की नदी धरती पर नहीं, अब केवल किताबों में बहती है। हम जो भीड़ देख रहे हैं वह भय की हवा में सांस ले रही है। इसकी जीभ तालू से चिपकी है और होंठ व्यवस्था के आतंक के धागे से सिले हैं। हाथ पीठ की पसलियों से बंधे हैं। ये जो कारवां चल रहा है वह कहीं नहीं ले जाएगा देश को। खेतों में किसान जुते हैं और फैक्ट्रियों में जुते हैं मजदूर। कोल्हू के बैल की तरह निरंतर चलते हुए भी ना इनकी सुविधाओं की भागीदारी है और ना ही सुख की। ना उनकी सुविधाओं में भागीदारी है और ना ही सुख में। इंद्रासन पर बैठे खलनायक के हाथ में सबकी चोटियां हैं, जिन्हें पकड़कर भाई जिसे चाहे उसे तपती पथरीली धरती पर घसीट देता है। कहां हो कामरेड जितेंद्र रघुवंशी? आओ लिखो कोई नाटक इस विद्रूप सच पर। विदूषकों की पोल खोलो और नंगा कर दो स्वयं पूजक खलनायक को अपने रंगमंच पर। अगली कविता है समय की अदालत पर, बल्कि समय की अदालत में। समय की अदालत में तलब किया जाएगा। पुकारे जाएंगे सबके नाम गिन गिन कर। सबकी पेशी होगी निर्धारित स्थान पर। पूछा जाएगा कि उस जरूरी वक्त में प्रतिरोध हेतु हमारी आवाज की आवृत्ति क्या थी, या अनुपस्थित ही रही हमारी आवाज, या हम इंसान के पुतले बने हुए यूं ही खड़े रहे यंत्रवत। पूछा जाएगा कि हमारी संवेदनाओं की नदी कितनी दूर चलकर बिल्कुल सूख गई थी। यथार्थ की आंधी में बहानों, झूठों और पाखंडों के वस्त्र उड़ जाएंगे हमेशा की तरह। नंगे और बीभत्स सच के साथ खड़ा होना होगा वहां निरपेक्ष। समय की अदालत में इतिहास का न्यायाधीश किसी को नहीं बख्शता। वह अनगिनत लानतों के साथ धिक्कारता है तानाशाहों को और ढूंढ ढूंढ कर पीठ भी थपथपाता है अपने दुर्लभ नायकों की। एक कविता है जड़ता। वह बहुत असुंदर बनाती है दुनिया को। साफ सुथरे झाड़ू लगे जीवन के मैदान में वह अनावश्यक और अनामंत्रित बवंडर की तरह आती है और कचरा फैलाती है। वह विवेक की दोनों सुंदर आंखों को जिद के नाखूनों युक्त उंगलियों से फोड़ डालती है।
वह संवेदनाओं को चबाती है अपने नुकीले दांतों से। ज्ञान की किताबों के लिए वह पाठक नहीं, बल्कि दीमक है जो उन्हें खाती है कुतर कुतर कर। वह कुतर्कों के हथियारों से लैस है और तर्क की आवाज के लिए बहरी है। सृजन के बीजों को एकत्र कर वह उन्हें विध्वंस के दावानल में जला देना चाहती है। एक कविता है स्त्री। स्त्री समय के धनुष पर प्रत्यंचा की तरह तनी है। स्त्री समय के धनुष पर प्रत्यंचा की तरह तनी है, खींची जाती है बार बार लक्ष्य पर सरसंधान के लिए। स्वयं को जरूरी संतुलन में साधे जाने की कामना के साथ वह धनुर्धर का आजीवन साथ देती है। स्मरण रहे, जीवन के युद्ध में टंकार का जय घोष धनुष से नहीं बल्कि प्रत्यंचा से होता है। दोस्तों, इस पाठ की अंतिम कविता है प्रेम। वह आसमान सा ऊंचा है तो समुद्र सा गहरा भी। वह आसमान से ऊंचा है तो समुद्र से गहरा भी। आकाश सा विस्तृत तो दिशाओं सा व्यापक भी। उसके बगैर न खुशियों के फूल खिलते हैं और ना जीवन आकाश में सपनों का सप्तरंगी इंद्रधनुषी बनता है। पर सबसे ज्यादा निशाने पर रहा प्रेम हमेशा। आज भी आजादी का हकदार है प्रेम। आज भी आजादी का हकदार प्रेम बगैर दरवाजों की वर्जनाओं की दीवारों में कैद है। सपनी ली आशान्वित आंखों की ओर जड़ता के आदिम पत्थर पर सनसनाते हुए चले आ रहे हैं सब एक। सपनी ली आशान्वित आंखों की ओर जड़ता के आदिम पत्थर सनसनाते हुए चले आ रहे हैं सब एक। बन के बसंत को दावानल कहा जा रहा है और पाश्विक और अमानुषिक घर्षण से वन को आग के हवाले करने के नायक का करने वाले और पाश्विक तथा अमानुषिक घर्षण से वन को आग के हवाले करने वाले नायक का दर्जा पाकर हो रहे हैं पुरस्कृत। बहुत धन्यवाद दोस्तों।